अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक 2.1.1 विच इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसके रिजल्ट्स एंड डिफेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने स्टार्ट किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड डिस्कशन अबाउट हु वाज रदरफोर्ड एंड व्हाट वाज द डिटेल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। और साथ ही साथ हमने देखा कि उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ दिस मॉडल। इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर की सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साइड बाय साइड हमारी उसी डायग्राम से अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you can see in this diagram, we just have drawn that diagram in our previous lecture as well. ये डायग्राम थी रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की, और ऑब्जर्वेशंस को हम अपने माइंड में रखेंगे और वन बाय वन इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल। ये बात बहुत ज़रूरी है। प्लैनेटरी मॉडल का मतलब कि जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द, उसी से मिलता जुलता एटम का मॉडल डिसाइड हुआ बाय रदरफोर्ड। अब जैसे जैसे आप इन रिजल्ट्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्लैनेटरी मॉडल है, ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू दी एम्प्टी पार्ट। अब हमें कैसे पता कि एटम ज़्यादातर खाली है? सिंस most of the particles they passed through the foil undeflected. When we say undeflected, मतलब वो मुड़े बगैर सीधा गुजर गए। और गुजरे किस में से? It was a gold foil. It was a very very thin gold foil. अब चूंकि ज़्यादातर particles बिल्कुल straight गुजर गए, so it shows that most of the part of an atom is empty. हम कह सकते हैं कि most of the volume occupied by an atom is empty. Try to use proper sentences while writing an exam. अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, which was center of positive charges. यानी कि हमें इसी एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि एक एटम के सेंटर में there is positive charge. अब वो कैसे पता चला? उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा हमारी ऑब्जर्वेशंस की तरफ। As we know that when most of the particles they were passing straight, there were few particles which deflected at angles, और वो angles थे काफ़ी large। इसके अलावा there were very few particles जो के bounce back भी किए, यानी कि टकराए और वापस आए। So अब इन दो चीज़ों को माइंड में रखते हैं। So we can say the deflection of a few particles, it proves that there is a center of positive charges. अब ये कैसे शो करता है कि सेंटर में पॉजिटिव ही चार्जेस थे? बिकॉज रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, एंड अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, और हीलियम पे जब चार्ज आता है तो वो होता है 2+। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जब ये सेंटर वाले पार्ट से गुजरने लगे एंड देन दे शो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स दैट पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। सो व्हेन टू थिंग्स रिपेल ईच अदर, सो तभी वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अदरवाइज अगर ये ऑपोजिट चीज़ें होती सो इसका मतलब है वो अट्रैक्ट कर जाते, तो शायद डिफ्लेक्शन नज़र ना आती। सिंस वी हैव सीन डिफ्लेक्शन, और वो भी बाय पॉजिटिव चार्जेस, सो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड इन द मिडल ऑफ एन एटम। अब अगर एटम के बीच में कोई चीज़ है, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि उस मिडल वाली पॉजिटिव चीज़ को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, यू हैव ऑलरेडी डन विद न्यूक्लियस इन बायोलॉजी एज वेल। हम जानते हैं कि किसी सेल के सेंटर में भी होता है न्यूक्लियस, और इसी तरह न्यूक्लियस होगा एटम के बिल्कुल सेंटर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज डेंस एंड हार्ड न्यूक्लियस। अब ये तो पता चल गया कि सेंटर में जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और उस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो
एक और रिजल्ट कंक्लूड हुआ विच इज द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, और व्हेन आई से फ्यू पार्टिकल्स तो दे वर 1 out of 20,000. So the complete rebounds of few particles show that nucleus is very dense and hard. कोई चीज सख्त होगी, कोई चीज हार्ड होगी, कोई चीज कॉम्पैक्ट होगी, तभी वो उसी फोर्स से चीज को बाउंस बैक करेगी. सो बाउंसिंग बैक रिप्रेजेंट्स दैट न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, विच इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस. अब आखिर न्यूक्लियस का पता चला कि देयर इज समथिंग इन द मिडल विच इज पॉजिटिवली चार्ज, वो न्यूक्लियस है. इसके अलावा वो डेंस भी है और हार्ड भी है क्योंकि वो बाउंस बैक भी करता है पार्टिकल्स को टू सम एक्सटेंट. अब इन्हीं दो ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस का साइज क्या है. जी हाँ, एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो बिल्कुल सीधा गुजर गए, और बहुत कम थे जिनका आमना सामना न्यूक्लियस से हुआ. इट मीन्स दैट न्यूक्लियस शुड बी स्मॉल इन साइज. सो वी कैन स्टेट इट एज सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया. इट शोज दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एन एटम, और इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम. ये तो हुआ सारा का सारा रिजल्ट रिलेटेड टू न्यूक्लियस. अब हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसने जो रिजल्ट निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, he was saying that there is something in the middle which is positively charged, which is hard, which is dense and which is very small in size, and he called that thing as nucleus. तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये कहा रदरफोर्ड ने. लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट पे नजर डालें तो एक्सपेरिमेंट के किसी भी पहलू से हमें इस चीज का कोई सबूत नहीं मिलेगा. देयर इज नो प्रूफ टू दिस. लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि वो उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन. इसीलिए इस मॉडल का नाम है प्लैनेटरी मॉडल, कि रदरफोर्ड ने इसको प्लैनेटरी मॉडल कहा था. नेक्स्ट रिजल्ट जो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं वो है अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. बेसिकली दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम. क्या आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम में कहाँ होते हैं. सो एज अ होल अगर हम कहें कि एटम न्यूट्रल है, और हम साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो न्यूट्रल होने के लिए उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज भी होनी चाहिए, विच वॉज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रुक्स. यस, सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, और वहीं से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आई कि देयर इज समथिंग विच इज नेगेटिवली चार्ज एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ चेंबर. सो हम कह सकते हैं कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी पहले हो चुकी थी और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी पहले हो चुकी थी. सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो दोनों चार्जेस को इक्वल होना पड़ेगा टू कीप एटम न्यूट्रल. सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, in the result we can state that the number of protons and number of electrons, they are equal, because we can say atom is neutral. Next result was nucleon number. Now according to Rutherford, every particle except electron would be present inside of the nucleus. सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसा पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस के बाहर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे हम उन्हें कहेंगे न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. और अगर मेजर पार्टिकल्स की बात करें तो दो पार्टिकल्स मिलकर न्यूक्लियॉन्स बना देंगे, विच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन जब रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल आया तो देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स,
न्यूट्रॉन्स अभी डिस्कवर होना बाकी थे, न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्लियर हो गया। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अलावा एक और चीज़ भी स्टेट की थी जो कि इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है, मगर ही टोल्ड अस दैट देयर इज समथिंग एल्स अदर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव मास टू एन एटम। किसी एटम को मास देने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, और उसकी इसी स्टेटमेंट की वजह से बहुत से साइंटिस्ट ने स्टार्ट की अपनी वर्किंग टू फाइंड दैट स्पेशल पार्टिकल, और फिर हुई न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। चूंकि रदरफोर्ड ने पहले ही कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे सेम, बिकॉज वो हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो जो इसके अलावा पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एटॉमिक मास, इट मस्ट बी न्यूट्रल। टू कीप एटम न्यूट्रल, इट मस्ट बी न्यूट्रल। और फिर वाकई जेम्स चैडविक ने 1932 ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, और उसने देखा कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो हमें पता होना चाहिए द पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस, दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये तो हुई बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं इसके डिफेक्ट्स के बारे में कि क्यों रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई चीज़ जब सक्सेसफुल नहीं होती तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। लेकिन उससे भी पहले हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने एक थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया, जिसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। प्लम पुडिंग थ्योरी, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने प्रूव किया दैट दिस मॉडल इज नॉट करेक्ट। अब यहां तक तो रदरफोर्ड ठीक था कि दिस मॉडल इज नॉट करेक्ट, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल में भी देयर वर सम डिफेक्ट्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं इन डिफेक्ट्स को। ये डिफेक्ट्स दो मेजर डिफेक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा दो अलग अलग पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि जो भी रदरफोर्ड ने बात की थी अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें थेरीज से कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग एटम स्टेबल ही नहीं होता। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये एक थ्योरी अबाउट रेडिएशन है कि जिस चीज़ पे चार्ज होता है, सो दैट थिंग इज गोइंग टू इमिट रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली, और वो तब तक रेडिएशंस इमिट करती है जब तक उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। दिस इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। So electrons being charged particles should release or emit energy. एनर्जी को रिलीज करने के लिए emit एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे हम यूज कर सकते हैं। Continuously and they should ultimately fall into the nucleus. अब बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड और उन पे है नेगेटिव चार्ज, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन उन्हें लूज करनी चाहिए एनर्जी, उन्हें एमिट करनी चाहिए एनर्जी, और तब तक एमिट करते रहना चाहिए जब तक वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर जाते। तो क्या ऐसा कभी सोच सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल कर जाए? ऐसे तो किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे डिफेक्ट निकला इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसे बाद में वेल एक्सप्लेन किया बोहर एटॉमिक मॉडल। अब चलते हैं दूसरे डिफेक्ट की तरफ। दूसरा डिफेक्ट है रिलेटेड टू दी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है कि जब कोई चीज़ एनर्जी एमिट करती है तो हम उसे एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में शो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम मेजर तौर पे दो तरह का हो सकता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करे, और लाइन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब ओकेजनली एनर्जी एमिट हो रही हो। नाउ अगर आप रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को माइंड में रखें, सो इफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, तो उनका बनना चाहिए था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का, सो दैट वाजंट कॉन्टिन्यूस, वो स्पेक्ट्रम था लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से बनता है जिसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर गैप्स। गैप्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट ही नहीं कर रहे। सो ये भी एक डिफेक्ट है इन रदरफोर्ड्स
एटॉमिक मॉडल। सो फर्स्ट डिफेक्ट इज स्टेबिलिटी, कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो स्टेबल ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और सेकेंड डिफेक्ट इज रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम, कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, चूंकि ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ लाइन स्पेक्ट्रम दे रही है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दे रही, इसका ये मतलब है कि वो रदरफोर्ड को फॉलो नहीं कर रही। ये दो डिफेक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाउ ऑल्दो साइंटिस्ट हैड ऑब्जेक्शंस ऑन एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, बहुत सी ऑब्जेक्शंस निकली, हमने 2 ऑब्जेक्शंस डिस्कस की हैं, बट येट इट वाज अ वेरी प्रोवोकिंग आइडिया इन द साइंटिस्ट को एक बिल्कुल ही नई डायरेक्शन मिली। प्लम पुडिंग थ्योरी से अगर आप कंपेयर करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, तो ये आजकल हम जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके बहुत करीब है। सो बेसिकली इस मॉडल ने ही थॉट्स प्रोवोक की लोगों के माइंड में, एंड दे इनिशिएटेड टू क्वेश्चन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू किए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल, कि एक एटम कब कोलैप्स करेगा और अगर कोलैप्स नहीं कर रहा तो वो स्टेबल क्यों है। जैसे एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, आखिर एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, जब उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज तो उसको तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तो फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। इसके अलावा साइंटिस्ट कंसिडर दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम जो इन दोनों डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा। सो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस अराइज होना और ये 2 डिफेक्ट्स का सामने आना, इट इंडिकेट्स दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, यानी कि ये मॉडल परफेक्ट नहीं था, इसके बाद भी हमें किसी मॉडल की ज़रूरत है। सो अभी तक हमने रदरफोर्ड में जो डिस्कस किया है हम उसे कंक्लूड करते हैं। वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज रदरफोर्ड, फिर what was his objective related to plum pudding theory, then we discussed his experiment, gold foil experiment, what was required for that experiment, what were the observations for that experiment, observations का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। Then we discussed results in detail, all the points of results and their explanation in detail, and after results we moved on to the defects of Rutherford's atomic model। और डिफेक्ट्स के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे इस मॉडल ने बाकी साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस अराइज किए हैं और नई नई डिस्कवरीज के आने में हेल्प की है। ये तो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो कि आपको डिटेल से लर्न करना है और इससे रिलेटेड सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझना है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं 2.1.1 विच इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मुझे उम्मीद है कि अब अगर इस टॉपिक पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी और डायग्राम बनाने में तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। और इसके साथ साथ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तब तक खूब सारा पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।